बताया कि किस प्रकार गतिमान चुंबक के चारों ओर विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना। तो वो बात होगी चुंबकीय प्रेरण की कल, लेकिन मैंने जो इंट्रोडक्शन आप सभी कल बताया था इस चैप्टर से रिलेटेड आप सभी ने बहुत सारी बातें सीखी होंगी। आज है लेक्चर नंबर 2 बिहार की इंटर परीक्षा 2025 में आप सभी बैठने वाले हो, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। अब आपकी शुरुआत के जो 3 चैप्टर थे वो बेसिक थे, अब यहाँ पर एडवांस आपको डेरिवेशन देखने को मिलेंगे, एडवांस से एडवांस डेरिवेशन देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल भी अच्छे तरीके के देखने को मिलेंगे, अच्छे लेवल के देखने को मिलेंगे, तो उन्हें सॉल्व करना होगा, उनको बनाना होगा। तो एक बात मान लीजिए कि हमें मेहनत करनी है और अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएंगे। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी का स्वागत करते हैं। हमारी बच्चा पार्टी हमारे साथ जुड़ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके सर एक बार रिवीजन करा दीजिए। जी हाँ बिल्कुल रिवीजन करा देंगे। प्यारे बच्चों हम लोग गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में कल की क्लास में हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का कि वास्तव में चुंबक है क्या, ठीक है। वास्तव में चुंबक है क्या, तो मैंने बताया था कि चुंबक जो है प्रकृति में पाया जाता है, नेचर में पाया जाता है, जो कि एक पत्थर के रूप के था। पत्थर बहुत सारे हैं, मैग्नेट कहते नहीं, सफेद संगमरमर, भूरा संगमरमर, लाल संगमरमर, तो वो पत्थर ये ठीक वैसे ही एक प्रकार का पाया जाता है, लेकिन कुछ विशेष जगहों पर पाया जाता है। इसमें धूल कंकड़ आदि की अशुद्धि भी मिली होती है, इसलिए प्रायोगिक रूप से अच्छा नहीं होता है। हम लोगों ने कृत्रिम चुंबक बनाया। कैसा चुंबक बनाया प्यारे बच्चों? कृत्रिम चुंबक बनाया। कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार का होता है, मैंने बताया था। एक होता है क्षण चुंबक, या फिर प्यारे बच्चों इसे क्या कह सकते हो, दंड चुंबक भी बोल सकते हो। क्षण चुंबक होता है और क्षण ऐसे भी लिख सकते हो, क्षण चुंबक को क्षण चुंबक, ठीक है। एक क्षण चुंबक होता है और एक नाल चुंबक होता है, ठीक है। अब ये मानव द्वारा बनाए गए तरीकों के आधार पर नाम रखा गया। क्षण चुंबक जैसा कि नाम है, तो ये देखो क्षण चुंबक होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल। एक होता है प्यारे बच्चों नाल चुंबक। नाल चुंबक कुछ इस प्रकार से अर्धवृत्ताकार होता है। इसका नाम नाल चुंबक इसलिए रखा गया, देखो घोड़े के पैरों में लोहा लगा होता है। घोड़ा जो दौड़ता है ना सड़कों पे, पक्की सड़कों में देखा होगा, जो जिसे हम लोग तांगा बोलते हैं, है ना, अपने गांव की आम बोलचाल भाषा में। घोड़ा बहरहाल होता है, बग्घी भी बोलते हैं। दूल्हे राजा को बिठा करके देखा होगा, चलता है रथ, है ना। तो प्यारे बच्चों वो जो घोड़े होते हैं उनके पैरों में, क्योंकि सड़क पे अगर चलते हैं तो वो घिसते हैं, उनके पैर क्या होंगे, घिसेंगे, इसलिए उसमें लोहा लगाया जाता है उनके पैरों में, तो उसे नाल बोला जाता है। उनके पैरों में जो लगाया जाता है लोहा, उसे नाल बोला जाता है। और उनका जो आकार होता है ना वो अर्धवृत्ताकार ही होता है, इसलिए इसे नाल चुंबक बोलते हैं। एक बच्चे का कमेंट आया तो मैंने ये बताया। एक बच्चे कमेंट कर रहा था कि सर नाल चुंबक क्या है, जरा एक बार बता दीजिए। क्षण चुंबक, है ना। तो आपको क्या जवाब मिल गया है ये चीज का कि क्षण चुंबक तो पता है क्षण के आकार का, और नाल चुंबक नाप के आधार पर ही रखा गया और ये इस प्रकार से बनता है। क्लियर, वेरी गुड। एक तो मेरे बच्चों इन बातों पे हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग पहुंचे थे ऑस्टर्ड के प्रयोग में। आप सभी को मैंने चर्चा करके समझाया था, ठीक है। तो ऑस्टर्ड का प्रयोग इसमें सीखे थे। ऑस्टर्ड के प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ था, जरा सभी बच्चे बताएंगे। ऑस्टर्ड के प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ था? ऑस्टर्ड सर के प्रयोग से निष्कर्ष निकला था। प्रयोग द्वारा क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ था? कल का क्लास का रिवीजन है अभी। प्रयोग द्वारा निष्कर्ष क्या प्राप्त हुआ था? प्रयोग द्वारा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि प्रवाहित वैद्युत धारा या वैद्युत धारा के निकट चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वैद्युत धारा के निकट चुंबकीय क्षेत्र बनता है। वैद्युत धारा के निकट चुंबकीय क्षेत्र होता है, निकट चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये प्रयोगों में निष्कर्ष हुआ था, ठीक है, पता चला था चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। इस बात से सभी प्यारे बच्चे सहमत हैं? जी हाँ सर, हमें तो इस बात से पूरी सहमति है कि प्रवाहित आवेश हो, अर्थात प्यारे बच्चों कोई आवेश अगर एक जगह पर स्थित है, ये पॉइंट चार्ज है आवेश, ध्यान से समझना। इसके चारों ओर अगर ये प्यारे बच्चों स्थिर आवेश है, कैसा है, स्थिर आवेश है, तो इसके चारों ओर बच्चा पार्टी हमेशा याद रखेंगे, इसके चारों ओर केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र ही बनेगा। केवल क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र होगा। दिमाग में इस बात को बिठा लेना हमेशा हमेशा के लिए, केवल वैद्युत क्षेत्र बनता है, केवल वैद्युत क्षेत्र बनता है। लेकिन वहीं पर ये कोई पॉइंट चार्ज था, क्यों कूलाम का, ये दौड़ने लगा। क्या है? ये गति कर रहा है प्यारे बच्चों, ये स्थिर नहीं है, ये गति कर रहा है, ये दौड़ने वाला है। क्या है? ये दौड़ने वाला है। अगर ये दौड़ रहा है आवेश प्यारे बच्चों, तो इसके चारों ओर क्या होगा? इसके चारों ओर सभी बच्चे कान खोल के इस बात को दिमाग में बिठा लेंगे कि गतिमान आवेश अगर वो गति कर रहा है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। वैद्युत क्षेत्र भी होगा लेकिन प्लस में चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। ये बड़ी अनोखी बात है, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। जिसे किसने सबसे पहले बताया? तो ऑस्टर्ड सर ने बताया कि अगर आवेश स्थिर है तब तो उसके चारों ओर केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा, लेकिन अगर आवेश गति कर रहा है, आवेश दौड़ रहा है, आवेश के दौड़ने से ही तो क्या होता है? धारा प्रवाहित होती है, अर्थात वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कह लो आवेश गति कर रहा है, तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र भी बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा। बात समझ में आई? हमने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था कि चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है ना। चुंबक के दो ध्रुव होते, ये भी आप सभी को बताया गया था। चुंबक के दो ध्रुव होते, ये भी आप सभी को बहुत अच्छे से बता दिया गया था। चुंबक में एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो बाहर की होती है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होती है, जबकि अंदर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। चुंबकीय सुई के बारे में भी आप सभी को बताया गया था। चुंबकीय सुई क्या होती है? यह हमेशा पृथ्वी के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव की ओर ठहरती है, क्योंकि पृथ्वी का जो एक बच्चे का कमेंट था, हाँ ये कि सर ये बताइएगा कि वो पूर्व और पश्चिम में चुंबकीय सुई क्यों नहीं ठहरती? तो क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र ध्रुव है, पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव है वो भी उत्तर और दक्षिण ध्रुव में के ही पास है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव किधर होता है? ऊपर। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किधर होता है? नीचे।
उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का ऊपर, दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी का नीचे। तो प्यारे बच्चों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के निकट चुंबकीय ध्रुव भी है, थोड़ा सा लेकिन हटके एंगल बनता है 15 डिग्री का समथिंग, ठीक है। लेकिन वो भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के पास भी चुंबकीय जो ध्रुव बनते हैं पृथ्वी का जो चुंबक है पृथ्वी का। अभी आप लोग जानोगे कि वैद्युत धारा थोड़ी देर रुको तो सही, अगर वैद्युत धारा ऐसे वृत्ताकार रूप में किसी रिंग में टहल रही है तो इस लूप में इस तरफ क्या नॉर्थ पोल, उस तरफ क्या साउथ पोल, ये भी बनता हुआ आप देखेंगे। तो उसी प्रकार जो पृथ्वी में धारा प्रवाहित हो रही है तो उसके एक और उत्तरी ध्रुव एक और दक्षिणी ध्रुव बनेगा। तो पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव है चुंबक का, उसी दिशा में तो चुंबकीय सुई ठहरेगी, क्योंकि चुंबकीय सुई का जो यंत्र है वो उसका काम ही है कि चुंबक के चाहे जिस चुंबक के करीब ले जाओगे वो उसके नॉर्थ और साउथ की दिशा में ही ठहरेगी, उसकी सुई जो होगी वो नॉर्थ साउथ में ही ठहरेगी। ये एक ऐसा यंत्र है, ठीक है। ओके सर, जो शुभम कुमार जी सर, जो पीछे वाले क्लास का फार्मूला शीट बनाकर अपलोड कर दीजिए पीडीएफ प्लीज। तो पीडीएफ फाइनल पीडीएफ नहीं पहुंचा था क्या? फाइनल पीडीएफ तो पहुंचा होगा ना, फार्मूला शीट तो हम यहीं पर लिखे थे ना, है ना। और जो पीडीएफ पूरे चैप्टर का है वो आज रात में या कल मॉर्निंग, मतलब कल पूरे दिन की प्रोसेसिंग में तैयार हो जाएगा। मैं आपको दिखा दूं, मैंने खुद टाइप किया हुआ है, मेरा मोबाइल रखा हुआ है, मैंने खुद टाइप किया हुआ है भाई। आप सभी के लिए पूरे दिन आज हम परेशान रहे। अब आप लोग एप्लीकेशन के भीतर हो भाई, हम एक एक चीज आपको दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरे दिन हम, क्योंकि हमें अपनी चीजें खुद से करना ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। ये देखिए, ये आपके प्यारे बच्चों पूरे क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस नीचे सब्जेक्टिव, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न, फिर आपके न्यूमेरिकल भी हैं और न्यूमेरिकल के उत्तर भी लिखे हुए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के उत्तर भी लिखे हुए हैं और जो सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न जो लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी हैं उनके उत्तर प्यारे बच्चों मैंने लिखे नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर उत्तर लिख दीजिए, तो देखो आपके पास प्यारे बच्चों मैं नोट्स भेजा हूं, ध्यान समझना। अब अगर जिस बच्चे को मैं आप सभी को बोलता हूं कि 95% प्लस लाने की तैयारी करा रहा हूं आपको, तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब उसमें मेहनत के भी मैं कई तरीके लेकर के आया हूं और उन सभी को आपको फॉलो करूंगा। पहले ये सुनेंगे कि नोट्स जो आपके पास पहुंच रही है, चाहे पहला चैप्टर पहुंचाओ, चाहे दूसरा चैप्टर पहुंचाओ और जो आप तीसरा चैप्टर पहुंचेगा, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनकी तो भर भर के प्रैक्टिस करो, जितने भी मैं भेजता हूं उन्हीं की पहले प्रैक्टिस करो। फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं और आपको करवाऊंगा जो क्वेश्चन बैंक में करवाऊंगा। टोटल 15 चैप्टर के 15 क्वेश्चन बैंक की मैं एनालिसिस करवाऊंगा। 15 क्वेश्चन बैंक के वीडियो, एक वीडियो में एक क्वेश्चन बैंक, मतलब एक चैप्टर, दूसरे वीडियो में दूसरा चैप्टर पूरा, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। अब ध्यान सुनना प्यारे बच्चों, जो नोट्स भेज रहा हूं इसमें आपके लघुत्तरी प्रश्न रहेंगे और दीर्घोत्तरी प्रश्न भी रहेंगे, ठीक है। दीर्घोत्तरी प्रश्न भी रहेंगे, ध्यान सुन लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो लघुत्तरी जो प्रश्न होंगे और जो दीर्घोत्तरी प्रश्न होंगे उनको खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। उनके उत्तर आपको जो हमारी नोट्स, पूरी हमारे हैंड रिटन नोट्स है उनमें ऊपर कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अब कहीं ना कहीं मिलने का, जैसे वहां पर एक आधा न्यूमेरिकल है तो कहोगे सर वो न्यूमेरिकल का आंसर बना नहीं पा रहे, तो आप बनाइएगा। और अगर नहीं बनेगा तो उसको आपके पास बुक है या कुछ कहीं संसाधन से देखिए, नहीं तो उसको क्लिक करके रखिए। जब आपके, क्योंकि अभी आपको एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, ये क्वेश्चन छूट गया, उनको आप नोट करके रखे हो ना कि हमसे नहीं बना है या हमें ये क्वेश्चन यहाँ नहीं मिला है, उसको टिक करके रखिए या उसको अपने कॉपी में लिख करके रखिए। बाकी तो सब समझ में आ रहा है, पीडीएफ से पढ़ ले रहे हो, और जो नहीं बन रहा है उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि ये प्रश्न नहीं बना है, इसको मैं पढ़ूंगा। और तो सारे बन गए हैं, मतलब और सारे आप देख रहे हैं प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। कॉपी में लिखना सीखो, लिखोगे नहीं। मैंने कहा था किसी भी टॉपर के या किसी भी अच्छे पढ़ने वाले लड़के के, मैं कह रहा ये नहीं कह रहा हूं टॉपर ही बन जाओ ना, 95%, 93%, 92% के लाखों बच्चे होंगे, लेकिन सभी टॉपर हैं, सभी टॉपर तो नहीं, टॉपर को तो एक 97% बन गया तो टॉपर हो गया, लेकिन उससे उसका बोली भाषा में कई बार देखोगे तो कहोगे कि नहीं ये टॉपर तो असली ये होना चाहिए जो 92% वाला है, अच्छे तरीके से बोल रहा है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रहा है। कई बार टॉपर देखते हैं ऐसे बने सीधे खड़े हैं, उनको कुछ पता ही नहीं, पता नहीं कहां से टॉपर बन गए। तो ये किस्मत का खेल है, उसको तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन आपके मार्क अच्छे आए, 90% प्लस आप जाओ, इसकी तो तैयारी करो। तो इसके लिए प्यारे बच्चों मैंने आपको कहा था 3 हथियार हैं आपके पास, एक तो रीडिंग, दूसरा लर्निंग और तीसरा है राइटिंग। अब अगर आप राइटिंग नहीं करोगे तो आप कैसे लिख पाओगे अच्छे राइटिंग में, या आपको प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी उतने ही समय में सारे प्रश्न हल करने होते, ठीक है। हाँ, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे एमडी सलमान जी कमेंट कर रहे हैं कि सर नोट्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अपने मन से लिखता हूँ। ये हुई ना बात, ये हुआ आपको, आपकी तरफ से भाई, मतलब आपको, आप सभी को मेरी तरफ से लाइक है। अब यहाँ पर जैसे आप लोग लाइक करते हैं ना, जब बोलते हैं वीडियो में कि लाइक करेंगे शेयर करेंगे, ठीक वैसे मेरी तरफ से आप सभी के लिए लाइक। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल यकीन मानना प्यारे बच्चों कि हम लोगों का वो दिन दूर नहीं कि लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो आपको मिल जाएंगे उन्हीं को देख करके लिखना, फिर क्वेश्चन बैंक एनालिसिस में इन्हीं लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न के मैं आप सभी को उत्तर एक एक टाइप किया हुआ, क्योंकि वहां पर मेरे पास समय नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को फिर बताया ना वही वाला, ये ऐसे ऐसे प्रश्न है, हल कराऊंगा, फिर उनके वन शॉट लूंगा, उनका रिवीजन कराऊंगा और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अलग से दूंगा। क्वेश्चन बैंक में वो अलग क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव होंगे। अभी आपके ये, हाँ अभी मैंने, क्योंकि यही जो क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं को आप बार-बार प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा बार-बार खुद से प्रैक्टिस करो, इसीलिए ऐसे ही क्वेश्चन मैं टेस्ट में अपलोड करवा दे रहा हूं। कहां पर? जिसमें एप्लीकेशन में, ऐप के भीतर प्यारे बच्चों मैं यही क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप सभी के लिए टेस्ट में अपलोड करवा दे रहा हूं। अब आप बिना देखे पहले ए बी सी डी जो भी ऑप्शन है आप अपने मन से टिक करो, वहां पे सही उत्तर लिखा आपको मिल जाएगा। और टेस्ट में, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करो, कहा गया है एक बड़े से बड़े, मैं सबसे बड़े उसकी बात कर रहा हूं, साइंटिस्ट की, इस सदी के सबसे महान वैज्ञानिक की बात कर रहा हूं, एलन मस्क ने भी ये बात कही है कि एक किताब, मतलब हजारों किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को इतनी अच्छे तरीके से पढ़ो, इतनी उसमें खूबियां ढूंढो, इतना उसको विश्लेषण करके पढ़ो, मतलब एक किताब 1000 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को
1000 बार पढ़ डालो, लेकिन उसमें से ऑब्जर्वेशन मिलना चाहिए। मतलब प्यारे बच्चों, अगर मैं 30 क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव, किसी में 40 है, किसी में 35 है, किसी में 25 है, लेकिन आप इन्हीं चैप्टर्स में जो क्वेश्चन है आप इन्हीं की जब तक प्रैक्टिस करते रहो, तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए हमेशा दिमाग में फिट हो जाएंगे। ये तरीका है, ये प्लानिंग है, और इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना आप सभी का काम है, मतलब अपने ऊपर लागू करना। अब जब आप ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते रहोगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से बनाने का प्रयास किया, बाकी नोट्स में सारा मटेरियल है, नोट से हटके मैं कहता हूं कहीं से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा आपके हट, और एक अथवा करके ही तो प्रश्न है। अरे लघुत्तरीय प्रश्न सोचो जो आपके एग्जाम पैटर्न में है, आपको प्यारे बच्चों 10 प्रश्न करने होंगे, 10 गुणे 2 20 नंबर मिलेंगे। कितने प्रश्न रहेंगे? 20, 20 में से 10 बनाने होंगे। कितना आसान होगा, कितना आसान होगा 20 में 10 बनाना, है ना? परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। बस बताए गए तरीकों को अगर आपके पास खाली समय मिले तो खूब रिवीजन करो, जाके टेस्ट दे दो। अभी टेस्ट सारे अपलोड हो जाएंगे, केमिस्ट्री का अपलोड हुआ है। और ये कहां सोचना, केमिस्ट्री जो है विशाल सर अभी नहीं पढ़ा पाएंगे आज भी। देखो आपको बताया था, कीड़े ने, किसी लाइट के कीड़े ने काटा है कंधे के शोल्डर के पास इधर, तो हाथ वो ऐसे ही बेचारे किए हुए, वो कल से हाथ ऐसे ही किए हुए टहल रहे हैं, क्योंकि रखते हैं तो जलन होती है। तो टी शर्ट पहनने में भी दिक्कत है। अब आपके सामने अब ऐसे कैसे पढ़ाएंगे कि सर ये लो है, पढ़ा तो नहीं पाएंगे, पढ़ाते नहीं बनेगा, तो ये दिक्कत है। बेचारे खुद मतलब एक तरफ हंसते भी है कि बताओ ये कीड़े ने हमारी पढ़ाई को बाधित कर दिया। कभी थोड़ी बहुत तबियत बिगड़ जाती है, कभी ये दिक्कत आ गई, और ये अनचाही दिक्कत थी। अनचाही तो दिक्कत हमेशा ही होती है भाई, लेकिन अब ये ऐसी थी कि इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए प्यारे बच्चों परेशान नहीं होंगे, केमिस्ट्री की क्लास ऐसे ही थोड़ा सा ठीक होते हैं सर, तुरंत क्लास शुरू कर देंगे। हाँ है वो स्टूडियो में ही है, मतलब यहीं पे, लेकिन बस उस कारण से क्लास नहीं ले पा रहे हैं। इंग्लिश का क्लास कब से स्टार्ट होगा? इंग्लिश का क्लास कल से स्टार्ट हो जाएगा, कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज दीपक सर आए थे स्टूडियो में, काफी ठीक भी थे, अच्छे भी थे। कल से शायद आपकी क्लास कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है? चलो आप समझ गए ना सभी लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो लिखा रहने दो, ये सारी चीजें लिखी रहने दो, जरूरी है। नोट्स बनाने के बाद तुरंत याद हो जाए, बहुत गजब। अच्छी बात, आपका तो आईडी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सर खुद से नोट्स बनाने में तुरंत याद हो जाता है, बहुत गजब बात की है, सैल्यूट है आपको, बिल्कुल सही है ना? ये कौन है भाई? थोड़ा सा दिख जाए, नाम ले लूं आपका, क्योंकि आपको थोड़ा सा जल्दी है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो नहीं बन पाएगा। सर क्लास पे आइए, हो गया, बड़ा क्लास का शौकीन हो। हाँ हाँ ठीक, चलिए देखिए, देखो ऑस्टेड के प्रयोग में हम लोगों ने यह सीख लिया था कि वैद्युत धारा के निकट चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब यहां पर यह चीज स्पष्ट कर लेना, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बना है कई बार कि स्थिर आवेश के निकट कौन सा क्षेत्र होता है, केवल विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, दोनों, मतलब इसी तरह के 4 ऑप्शन दिए होंगे, तब आपको टिक करना होगा। अगर गतिमान आवेश है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेंगे, इस बात को स्पष्ट करके याद रखेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों ने सीखा था। क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य चुंबकीय वस्तु उसके चुंबकीय गुण का या उसके चुंबकीय प्रभाव का या उसके आकर्षण का अनुभव करता है, तो उसे उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस चीज को भी मैंने लिखवा दिया था, अच्छे से समझा दिया था। इसके बाद प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में भी आगे पृथ्वी के चुंबकत्व में भी आप सभी लोग पढ़ोगे। यहां पर हम ये बता देते हैं कि इसे जो है वेक्टर बी से डिनोट करते हैं, मतलब बी से प्रकट करते हैं, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र को इसे बी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत क्षेत्र को किससे? वेक्टर ई से। क्या ये बात सभी को याद है? अरे याद रहनी चाहिए, भूलोगे कहां? वैद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई से प्रकट करते हैं, ठीक वैसे चुंबकीय क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड को बी से प्रकट करते हैं, वेक्टर लगा करके, क्योंकि यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब इसकी दिशा कैसे निकालते हैं वो भी आप सभी को पता चल जाएगा। यह एक प्यारे बच्चों क्या है? सदिश राशि है। अब इसकी भी परिभाषा बना सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, मान लो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, ये वेक्टर बी पूरे में चुंबकीय क्षेत्र फैला हुआ है, चुंबक यहां पर रखा हुआ है। अब चुंबक के जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो है वो कम होता जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर किसी बिंदु पर, कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा, कहीं चुंबकीय क्षेत्र कम, तो उसको उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने याद करो, आप सभी को सिखाया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में कि उसकी औकात कितनी है, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से चीज आप सभी को याद होनी चाहिए, है ना? बहुत अच्छे तरीके से आप सभी को ये चीज याद होनी चाहिए। मैंने कहा था ये कोई आवेश रखा हुआ है, इसके चारों ओर ये वैद्युत क्षेत्र है ई, तो पूरे वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित ये कहते हैं कि किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब किसी पर्टिकुलर बिंदु पर उसकी औकात कितनी है, पर्टिकुलर पॉइंट पर। यहां तो आवेश रखा है तो सभी चारों ओर वैद्युत क्षेत्र फैला हुआ है। अब इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहां पर वैद्युत क्षेत्र शायद थोड़ा कम हो, और थोड़ा दूर हटते जाएंगे तो और वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाएगा, तो उस बिंदु पर उसकी तीव्रता कितनी है उसे कहते हैं औकात। मैंने कहा था आप अपने घर के चारों ओर, जैसे जैसे आप अपने घर से दूर जाते जाएंगे आपकी औकात कम होती जाएगी, मतलब आपको लोग जानने पहचानने वाले कम होते जाएंगे। जितना दूर जाते जाएंगे आपसे लोग जानने पहचानने वाले कम होते जाएंगे। आप अपने क्षेत्र में हो तो आपका प्रभाव ज्यादा है, तो उसे कहते हैं उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक वैसे ही यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र के लिए परिभाषित करते हैं। क्या परिभाषित कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर, कल मैंने इसे नहीं परिभाषित किया था, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित किया था। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करना है। चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के मान को चुंबकीय क्षेत्र के मान को उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब बच्चा पार्टी सभी ध्यान से सुनेगी। ये क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। याद रखना, ये हुई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। इसे वेक्टर बी से डिनोट करते हैं। यह एक सदिश राशि है। अब इसकी दिशाएं भी दो प्रकार से निकलती हैं। इसकी दिशाएं भी ज्ञात करना अपने आप में एक बड़ा बात होगी। अब हर जगह पर आपको मजा आएगा, ठीक है? अब हर जगह मजा आएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने में हर जगह कठिनाई होगी। मतलब लगेगा अब यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आता है। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा बता देना चाहेंगे। बताना चाहेंगे आपको, मान लो ये वैद्युत धारा प्यारे बच्चों प्रवाहित हो रही, ध्यान से समझेंगे। वैद्युत धारा के निकट ही आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो इसके वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है, या कह लो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों बात एक ही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, या कह लो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी, वो सबसे फेमस नियम ही मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का भी नियम है, और एक मैं सबसे फेमस नियम बता दूं तो दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1, क्योंकि दो नियम है। दाएं हाथ की हथेली से ही चुंबकीय बल की भी दिशा ज्ञात की जाती है, और दाएं हाथ की हथेली से ही चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा ज्ञात की जाती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होती है प्यारे बच्चों। अगर मान लो ये वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही, आपसे कहते हैं यहाँ पर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो आपको अपने दाएं हाथ की हथेली को ऐसे फैलाना है। ध्यान से देखना, हमारी ओरिएंटेशन होना चाहिए, हमारी आंखों में देखो बिल्कुल। हमने आपसे क्या कहा कि मान लो धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि आपसे यहाँ पर वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, तो वैद्युत धारा के निकट ही जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसी की दिशा के बारे में बात करेगा। आपसे वो नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले वो चुंबक से मतलब नहीं है, वो तो पता ही है कि नॉर्थ से साउथ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें वैद्युत धारा के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता लगाना अपने आप में बात होगी। तो अगर वैद्युत धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है, आपसे कह रहा है ये कोई बिंदु P है और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो क्या करना है? दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 लागू करना है। दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर 1 क्या कहता है बच्चा पार्टी? तो इसमें अंगूठे को हाथ याद रखना, दाएं हाथ, ठीक है, राइट हैंड। जल्दी से सभी लोग अपना दाएं हाथ ऊपर उठाइए। कहीं भी बैठो, लगना चाहिए ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन में भी इस तरह से क्लास चलती है, जिस तरह से हम आपको एक्टिविटी करा रहे हैं। हाथ उठाएंगे सभी लोग, हाथ उठाइए एक बार जोर से, ठीक है? जयकारा नहीं लगाना है, लेकिन अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है। एक जल्दी से कॉपी में एक कलम लाइन खींचिए और उसमें धारा की दिशा को ऊपर की ओर ऐसे बनाइए जल्दी से। और कॉपी में आप लोग क्या करना, धारा की दिशा में अंगूठे को रखना, धारा की दिशा में अंगूठे को रखना। फिर ये उंगलियों को उस बिंदु पर रखना जहां पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। उस बिंदु की दिशा में रखना जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इधर नहीं रख देना, कह दो सर अंगूठे की दिशा में, ये देखो धारा की दिशा में अंगूठे को रख दिया और चुंबकीय क्षेत्र के ये उंगलियां इधर है। अरे भैया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ बतानी है ना कि उस तरफ बतानी है। तो उंगलियों को उसी दिशा में रखना जिस तरफ आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो आपने क्या किया बच्चा पार्टी? अंगूठे को धारा की दिशा में रखना है, और जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहां पर जरा देखो उंगलियां किस ओर घूम रही है। उंगलियां किस ओर घूम रही है? उंगलियां अंदर की ओर घूम रही। अरे भाई, पीछे की ओर घूम सकती है क्या? उंगलियां तोड़ दोगे क्या? तोड़ना नहीं बच्चा, तो टूट जाएगी सच में। अगर पीछे की ओर कह रहे सर हमारी उंगलियां पीछे की ओर भी घूम सकती हैं, चमत्कारी पुरुष माने जाओगे बच्चा पार्टी, चमत्कारी पुरुष। ध्यान रखना, उंगलियां जिस ओर घूमे उसी ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अब यहाँ पर उंगलियां किस ओर घूमेंगी? आपका जवाब होगा सर अंदर की ओर। कैसे घूम रही है? अंदर की ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्यारे बच्चों जब अंदर की ओर दिखे तो उसे इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसे बोलते क्या है? तो कागज तल में, क्योंकि आप जितनी भी पढ़ाई करोगे कॉपी पेन में कर रहे हो, आप कोई प्रयोग नहीं कर रहे हो। जितने भी न्यूमेरिकल लगाओगे, जितने भी नियम पढ़ोगे, वो सब किसमें पढ़ोगे? कॉपी पेन में पढ़ोगे। तो इस वजह से क्या बोला जाएगा? कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर या भीतर की ओर, ऐसे बोल सकते हैं, भीतर की ओर, कागज तल के लंबवत भीतर की ओर। वैसे ही बच्चा पार्टी अगर मान लो इस जगह पे बिंदु Q है, तो बिंदु Q पर अगर कहा जाए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तब आप लोग क्या करोगे? धारा की दिशा में तो अंगूठे को रखोगे, लेकिन उंगलियां लाओगे कहां पर? उस बिंदु पर। उंगलियां उस बिंदु के आसपास लेकर के आओगे। अब उंगलियां किस ओर घूम रही है? बाहर की ओर। अरे भैया, अगर यहाँ पे अंदर की ओर कटर आप यहाँ बोर्ड तोड़ के थोड़ी कहेंगे कि उंगलियां किस ओर घूम रही है ना? यहाँ पर देखो उंगलियां किस ओर घूम रही? बाहर की ओर घूम रही। अंगूठा वैद्युत धारा की दिशा में, उंगलियां बाहर की ओर। तो यहाँ पर धारा की दिशा ऊपर और चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा बन रही है उसको हम प्रदर्शित करेंगे इस प्रकार, गोल गोल बना के डॉट बिंदु रखेंगे। ये क्या होगा? तो इसे बोलेंगे कागज तल के लंबवत बाहर की ओर दिखाने के लिए चुंबकीय क्षेत्र को लिखा जाता है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र किधर है? बाहर की ओर। लेकिन इसे लिखा क्या जाएगा? आप पूरा इस प्रकार से लिखोगे, कागज तल के लंबवत, कागज तल के लंबवत, तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। ये पॉइंट ये बनेगा इस बिंदु के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने आप सभी को क्या सिखाया है? जरा बच्चा पार्टी कमेंट करेगी। यहां पर मैंने आप सभी को सिखाया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सिखाया है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, ये मैंने आप सभी को इस जगह पर सिखा दिया। अभी मैं सिखाने वाला था नहीं, लेकिन बातों ही बातों में मैंने अब सिखा दिया, तो मेरा तो काम आसान हो ही गया ना भाई। ये काम तो करवाना ही था और यहीं पे करवा दिया। अब क्या ये चीज कभी भूलोगी? क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत मदद करेगा। क्लियर?
सर लेफ्ट हैंड नहीं ले सकते हैं, प्लीज बताइए सर। हाँ नहीं ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं। वो बाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम, दाएं हाथ के फ्लेमिंग का नियम वो अलग है, ठीक है। वो आपके बताने के तरीके वो भी है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। अब आगे पढ़ेंगे आपको जब चुंबकीय बल की दिशा निकालने के लिए, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा बताई जाएगी, तो वो अलग है। ये एक तरीका खोजा जाता है। अब देखो, अब इसको कैसे भी बना सकते हो। देखो ये मार्कर दिख रहा है ना, अब इससे मार्कर क्या है, पॉइंटर। अब इसमें देखिए, इसमें हम धारा प्रवाहित कर, इसमें मान लो धारा प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर, इसमें अंगूठे रख दो इसी के ऊपर, ऐसे इस प्रकार से। अब देखो उंगलियां जिस और कैसे कैसे घूमेंगी, उंगलियां गोल गोल सभी जगह से घूमती चली जाएंगी, ये देखो। तो कुल मिला के धारा की दिशा जो बनती है, धारा की दिशा जो बनती है, अब अगर ये मार्कर ऐसे हो तो मैं कहूंगा इस प्रकार से, धारा की दिशा इस प्रकार से गोल गोल, कैसे, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में बनती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर बनती है, घड़ी के सुइयों की चलने की दिशा में। जिस तरफ धारा की दिशा है, तब आपकी ओर धारा की दिशा है तो कैसी बनेगी, घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा में बनेगी। लेकिन अगर धारा की दिशा मेरी ओर है, तब आपको लगेगा कि घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में। देखो, अगर धारा की दिशा मेरी ओर तो किधर, ये देखो, घड़ी की सुइयां इस प्रकार चलती हैं। आपको लगता है ना, आपको इस प्रकार चलती है, मेरी तरफ से तो उल्टा हो रहा है, मेरी तरफ से उल्टा हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि हाँ ऐसे चलती। बात समझ में आ रही? चलो, ये इतनी चीजें सीख लिए, बहुत बड़ी बात है। इसके बाद प्यारे बच्चों बायो तथा सेवर्ट के नियम में आते हैं। ये आज का लेक्चर प्यारे बच्चों इसी के उद्देश्य के लिए था, और टाइम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 6:30 बजे से क्लास शुरू हुई, अभी आधा घंटे की क्लास हो पाई है, और अब हम लोग बायो तथा सेवर्ट के नियम को सीखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, बायो तथा सेवर्ट ये दो वैज्ञानिक थे। कौन थे? बायो तथा सेवर्ट। बायो तथा सेवर्ट ने 1820 ईस्वी में प्यारे बच्चों ये प्रयोग, ये निष्कर्ष निकाला। किसका मान निकाला? तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। धारावाही चालक क्या है सर? एक धारावाही चालक क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर बोलते हैं। धारावाही चालक, करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। धारावाही चालक सर, इसको इंग्लिश में बता दिए, मतलब क्या भावार्थ मिल गया? नहीं। तो धारावाही मतलब धारा को ले जाने वाला, धारा को ले जाने वाला, धारा जिसमें प्रवाहित हो सके, ठीक है, जिस चालक में धारा प्रवाहित हो सके, तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसको बायो तथा सेवर्ट ने, जो कि कहां के वैज्ञानिक थे, लोग फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने जब देखा कि ऑस्टर्डसर ने भी 1820 में प्रयोग किया था, यस और नो? 1820 में मैंने कल ही बताया था, ऑस्टर्डसर ने भी प्रयोग किया था। जब देखा ऑस्टर्डसर ने, बताया है कि किसी धारावाही चालक के निकट क्या बन रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो इन्होंने कहा क्यों ना चुंबकीय क्षेत्र का मान पता किया जाए कितना होता है। खूब प्रयोग किए, खूब सारे प्रयोग किए, और उन प्रयोग के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, ठीक है। उन प्रयोगों के आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने क्या किया, एक निष्कर्ष निकाला। तो इसको लैंग्वेज को भी लिख सकते हो, है ना, इस लैंग्वेज को भी लिख सकते हो, हालांकि हम लोग सीधे प्रयोग पर आएंगे। अब बायो तथा सेवर्ट ने किस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया, आइए उसे सीखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि कोई अनंत लंबाई का, एक ये अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा ये चालक है। ये चालक प्यारे बच्चों बहुत लंबा है, ये चालक बहुत लंबा है, ये चालक बहुत लंबा है, अनंत लंबाई का एक चालक है। लेकिन इस अनंत लंबाई के चालक में ध्यान से सुनना, हम क्या निकालने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं, बायो तथा सेवर्ट ने जो चीजें बताई हमें, मतलब बुक में जो लिखा, जो उन्होंने नियम दिया, उसको मैं आपको बता रहा हूं कि बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या है, जो कि है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बताया। चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान इन्होंने बताया कि यदि किसी धारावाही चालक, मतलब प्यारे बच्चों क्या, धारा अगर उसमें क्या प्रवाहित हो रही है, अगर किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके निकट चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो ये अनंत लंबाई का चालक है, लेकिन इसमें से एकदम छोटू सा पार्ट, बहुत छोटू सा, छोटू मतलब टोटल लंबाई इसकी बहुत है, अनंत लंबाई का है, लेकिन छोटू से पार्ट को हम DL लंबाई का ले रहे हैं प्यारे बच्चों। कितना? तो DL लंबाई का। कितना? सभी लोग कहेंगे भाई DL लंबाई का। D सफिक्स में लग जाता है, तो मैंने बता रखा है, सभी बच्चे जान भी चुके हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हो। D मतलब डिफरेंशियल, डिफरेंशियल। DL तो लंबाई का एक छोटा पार्ट लिया। आपको दिख जरूर इतना बड़ा रहा है, लेकिन ये और वास्तव में ये और छोटा है। DL बहुत छोटू सा पार्ट है, अनंत लंबाई का एकदम छोटू से पार्ट के निकट, इस छोटू से पार्ट से थोड़ी सी दूरी पर, मान लो यहां से R दूरी पर, अब आपको R दूरी बहुत बड़ी दूरी दिख रही है, लेकिन यहां पर मान लो कोई बिंदु P है, मान लो कोई बिंदु क्या है प्यारे बच्चों, कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बताना है। यहां पर ये लंबाई जो DL है, जो धारा इसी लंबाई से होकर के जा रही है, और जो प्यारे बच्चों ये R दूरी का जो हमने रेखा खींची है, इसके बीच बना कोण क्या है, थीटा है। इसके बीच बना कोण थीटा है। हमें बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताना है। क्या बताना है यहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व मान बताना है क्या होगा। तो इन्होंने बायो तथा सेवर्ट ने निम्न निष्कर्ष निकाले। क्या क्या निष्कर्ष निकाले, उससे पहले आप सभी को इस चित्र की लैंग्वेज लिखनी होगी। चाहे बिंदु P लो, चाहे इधर लो, बच्चों ये जरूरी नहीं कि बिंदु P ही इधर लो, भाई इधर भी ले सकते हो। मैं कह रहा हूँ ये आप पॉइंट इधर भी ले सकते हो, ये बिंदु Q भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। किधर भी लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो, भाई ये धारा प्रवाहित हो रही है इस चालक में। अब यहाँ लो, 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 कहीं भी लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा हाँ, बहुत बढ़िया। गोलुआ तथा छुटकी सर, हाँ, अगर यहाँ पर बायो तथा सेवर्ट न होकर के गोलुआ छुटकी होते तो दोनों ने आविष्कार कर दिया। अब ध्यान से सुनेंगे कि माना एक अनंत लंबाई का, एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, अनंत लंबाई का धारावाही चालक है,
ये अनंत लंबाई का धारावाही चालक है। इसके इसके सूक्ष्म अवयव खंड सूक्ष्म अवयव खंड सूक्ष्म अवयव खंड डीएल के निकट स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ध्यान से सुनना, मैंने कैसे पूरी लैंग्वेज लिखी है, पूरी चित्र की लैंग्वेज लिखी है। माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है, अनंत लंबाई का, लेकिन इसके यहां जो लिखा हुआ है इसके ठीक है, इसके सूक्ष्म अवयव खंड, इसका सूक्ष्म अवयव खंड कितना डीएल के निकट। क्यों डीएल ले रहे हैं? क्योंकि छोटों से पार्ट के लिए निकाले आप एल लंबाई यहां निर्धारित नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक प्रयोग है और इसमें भी फार्मूला निकालना है। जब फार्मूला मिल जाए तो फिर आप कितनी भी लंबाई का एल चेंज कर दो, इसीलिए तो फार्मूले बनाए जाते हैं। आप एल चेंज कर दो, आर चेंज कर दो, तो ये एक प्रयोग के लिए आप कहीं भी दूरी ले सकते हैं, इसलिए यहां पर छोटू सा खंड लिया गया है। सूक्ष्म अवयव खंड डीएल के निकट की पहले छोटू से निकाल ले, फिर आप इतनी लंबाई ले लो, इतनी लंबाई ले लो, डीएल की वैल्यू बढ़ाते जाओ, मान रखते जाओ, जो भी फार्मूला मिले आप उसमें वैल्यू रख दोगे, मान मिलते जाएंगे। तो इनका कहने का अर्थ बस इतना ही है ना। तो इसलिए डीएल के निकट स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हमें क्या मिलेगा ये बताना है। अब उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले वो आपके सामने एक एक करके लिखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बताया बायो तथा सेवर्ट ने? अपने प्रयोगों के आधार पर बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए। अब उन्होंने प्रयोग किए, हमने नहीं किए भाई, निष्कर्ष प्राप्त किए। हम इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं हैं, है ना। निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए, भाई साइंटिस्ट नहीं है, क्या बताएं, हम तो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनकी बताई गई बातों को बच्चों को समझाते हैं। सिंपल सा फंडा है, हम तो एक शिक्षक हैं। बायो तथा सेवर्ट ने अपने प्रयोगों के आधार पर निम्न निष्कर्ष प्राप्त किए, जिसमें से पहला निष्कर्ष उनका था, पहला निष्कर्ष प्यारे बच्चों ये है, पहला निष्कर्ष ये है कि चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, या चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये चुंबकीय क्षेत्र ये उन्होंने देखा है, ये उन्होंने अपने प्रयोग करके अपनी आंखों से देखा। बच्चा ये बात को समझना, ये नहीं समझना कि सर ये कैसे हुआ, तो उन्होंने देखा क्या, अपने ऑब्जर्वेशन जो किया, जो प्रयोग कर रहे थे धारा प्रवाहित की, फिर पॉइंट रखा, फिर उन्होंने वैल्यू निकालना शुरू किया। पी को निकालने के लिए उन्होंने देखा कि क्या हम अगर इतनी बड़ी लंबाई ले रहे हैं, अगर इतनी बड़ी लंबाई ले रहे हैं, आर दूरी ये बदल रहे हैं, तो बार बार कई प्रयोग किए, एक बार नहीं कई प्रयोग किए। तो कई प्रयोगों को करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि चुंबकीय क्षेत्र जो यहाँ बन रहा है बिंदु पी पर, वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चालक में प्रवाहित धारा के मान के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ रहे हो ना, समानुपाती या प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट डिपेंड करता है, अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ ये होगा बच्चा इसका कि जो चुंबकीय क्षेत्र है पी, अब आप कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र हम डायरेक्ट पी नहीं लिख सकते, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पी अगर लिखेंगे ना तो इस टोटल अनंत लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। अगर इस छोटे से खंड के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं तो छोटू सा ही चुंबकीय क्षेत्र लेंगे, मतलब क्या लिखेंगे, डीबी। इस बात को समझना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपको बुक में कम समझ में आएंगे, लेकिन एक शिक्षक होने की हमारी जिम्मेदारी यही तो है। आप लोगों ने किस लिए बैच परचेस किया? यही छोटी छोटी बातें सीखने के लिए, यही सारी चीजें जो आपको कई बार टीचर भी स्किप कर जाते हैं। हाँ डीबी है तो डीबी क्यों है, इसका रीजन ये है कि हम छोटे से खंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं, इसलिए डीबी इक्वल टू कहा गया, अनुक्रमानुपाती बोला है ना। ये सर कहते हैं, बायो तथा सेवर्ट दोनों लोग कहते हैं कि डीबी जो है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। डीबी अनुक्रमानुपाती आई, इसे समीकरण नंबर हम 1 मानेंगे, समीकरण नंबर 1। आगे बढ़ते फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिपीट करना चाहूंगा। हुआ क्या, बायो तथा सेवर्ट ने कहा कि एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारावाही चालक है, इसके सूक्ष्म अवयव खंड से आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चाहो तो थोड़ी बहुत यहाँ पर और लिख सकते हो, धारावाही चालक है। थोड़ी सी बातें यहाँ पर मैं स्किप कर दिया हूँ, नहीं लिखा हूँ, लेकिन लिखना जरूरी है। चालक में आई एम्पियर, ठीक है, चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये लिख लोगे ना, आई एम्पियर की धारा। अच्छा वही लिख दे क्या? रुको, अच्छा भाई वही लिख दे, नहीं आप लोग परेशान हो जाओगे, कहोगे कि सर ये कहां से आ गया। चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब तो ठीक है ना। अब ध्यान सुन लो, माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक है जिसमें चालक में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसके सूक्ष्म अवयव खंड डीएल, आप सही है, डीएल के निकट आर दूरी पर बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इसके लिए बायो तथा सेवर्ट ने कहा, पहला पॉइंट ये बताया क्या डिपेंड करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है सर, आपके पुराने वाले वीडियो, पुराने कौन से वीडियो में भाई? अच्छा, अरे वो अब अपना ये है, ये अपना स्ट्रीम है, ठीक है, टारगेट बोर्ड,
वो इंग्लिश मीडियम में यहाँ थ्योरी पढ़ी होगी। चलो इसके बाद प्यारे बच्चों, इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, डीबी अनुक्रमानुपाती क्या आई। इसके बाद क्या बताया बायो तथा सेवर्ट सर कहते हैं, बायो तथा सेवर्ट सर ये कहते हैं कि दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो भी चालक, यहाँ चालक डीएल लंबाई का लिया है तो अनंत लंबाई का, लेकिन जिसके कारण निकाल रहे हैं वो केवल डीएल। तो चालक चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब इसको लिखेंगे हम किस प्रकार से, तो इस प्रकार से लिखेंगे, जो डीबी है वो अनुक्रमानुपाती है चालक की लंबाई डीएल के, ठीक है, चालक की लंबाई डीएल के। ये समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। तीसरा पॉइंट कहते हैं बायो तथा सेवर्ट सर, तीसरा पॉइंट कहते हैं जो सूक्ष्म अवयव खंड डीएल लंबाई का जो चालक है, डीएल लंबाई के चालक व चुंबकीय क्षेत्र जहां पर निकालना है बिंदु P से जो मिलाने वाली रेखा है R, है ना, दूरी R के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई डीएल व चालक से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा, बिंदु P को मिलाने वाली रेखा कौन है, तो स्मॉल r, मिलाने वाली रेखा R के बीच बने कोण की ज्या मतलब क्या होता है, साइन होता है। क्या होता है, साइन। कोण की ज्या, ज्या कॉस होती है, बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अनुक्रमानुपाती होता है। मैं आपके सामने पूरी लैंग्वेज लिख रहा हूं कि चुंबकीय क्षेत्र के चालक की लंबाई, और ऐसे ही, ठीक है, कि नोट्स मतलब आपके दिमाग में वो चीज है ना जो छपी उसका कॉन्सेप्ट जिसका अनुक्रमानुपाती होता है, तो फिर आप बिना नोट्स बिना बुक्स की मदद से कैसे लिख पाते हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास नोट्स नहीं जाएंगी, एग्जाम हॉल में आपके पास कोई नहीं जाता है, तो उसका तरीका को सीखना चाहिए ना। तो जैसे अगर हम भी आपके सामने नोट से लिख करके पढ़ा देंगे तो फिर तो हमारे द्वारा भी गलती हो रही, भाई हमें ही नहीं लैंग्वेज को लिख रहे हैं तो देख के लिख रहे हैं, तो बच्चे को कैसे प्रेरित करेंगे कि आप भी जाकर के लिखोगे। इसलिए मेरी आदत होती है कि मैं नोट्स नहीं रखता हूँ, ठीक है, नोट्स पे बार बार देख कर, बल्कि मैंने टीचर्स को देखा है ऐसा फॉलो करते हैं, बल्कि वो गलत तरीका है। क्यों, क्योंकि जब आप वही आंसर को नहीं समझा पा रहे हो लिख कर, तो फिर आपके अंदर वो चीज आप बच्चों को कैसे प्रेरित कर पाओगे कि ये इतना लॉन्ग आंसर जो है इसका डेरिवेशन आप ऐसे करोगे, डेरिवेशन इसको लगाओगे, तो जब एग्जाम हॉल में तो कॉपी नहीं जाएगी ना, सोचने वाली बात है। तो लिखना पड़ेगा आपको, एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई डीएल व चालक से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा स्मॉल r के बीच बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसके सेंटेंस का मतलब ये हुआ, जो डीबी जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा, कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट, जो उनके बीच की दूरी है, ठीक है, चालक से बिंदु P के बीच की दूरी, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसके बीच की दूरी जो r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी लिखना है भाई। चुंबकीय क्षेत्र चालक से बिंदु के बीच की दूरी, जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उस बिंदु के, ठीक है, चालक से बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लैंग्वेज में पूरा लिखना है कि डीबी अनुक्रमानुपाती वो व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अब कहेंगे सर अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह सेम है, तो जब व्युत्क्रमानुपाती बोला जाएगा चिन्ह तो सेम है, लेकिन बोलने का अर्थ यह हुआ कि 1/r², व्युत्क्रमानुपाती r² बोला जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती r², मतलब 1 के बटे में लिखना है r², क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती शब्द बोल रहे हैं। अगर अनुक्रमानुपाती तो सीधे लिखना है, अंश में ही लिखना है। अगर व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हैं कि r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो इसका मतलब डीबी व्युत्क्रमानुपाती r² 1 में लिख देना है। अब इसको समीकरण 2 माने थे, ये समीकरण 3, ये समीकरण 4 हो गए। अब इन्हीं सभी समीकरणों से हम इसको प्रूव करेंगे भाई। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से क्या बनाओगे भाई, सभी समीकरणों को मिला दीजिए तो बनेगा डीबी प्रोपोर्शनल का साइन, पहला वाला क्या था, आई था, फिर दूसरा वाला डीएल साइन थीटा, ये सब ऊपर है, तो आई डीएल साइन थीटा ऊपर, बटे में क्या रहेगा r²। इन सभी समीकरणों को मर्ज कर दिया, क्योंकि एलएचएस में सब में डीबी है, तो एलएचएस को एक बार लिखा और आरएचएस को भी एक साथ मिला के लिख दिया, तो आई डीएल साइन थीटा में r² बना। लेकिन आपको सभी को पता है कि जब भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो इस नियतांक की भी खोज उन्होंने ही की, बायो तथा सेवर्ट ने। बार-बार आई का मान, डीएल का मान, साइन थीटा ये सब चेंज करके लिख रहे थे, फिर भी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आ जा रही थी, तो नियतांक कई खोजों और रिसर्च के बाद बनता है। तो यहां पर क्या आया, डीबी जो नियतांक आया वो आया प्यारे बच्चों μ
म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में क्या आर स्क्वायर। यही प्यारे बच्चों क्या हुआ, यही प्यारे बच्चों बायो तथा सेवर्ट के नियम का सूत्र हो गया। ये प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मान हो गया डीबी की वैल्यू, चुंबकीय क्षेत्र का मान, यही चुंबकीय क्षेत्र हो गया डीबी इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। सर मेरा कमेंट रिप्लाई नहीं दिया आज तक क्या? नीतीश यादव जी, नीतीश यादव जी आपका नाम ले चुके हैं फिर भी आप दुश्मनी ठहरा रहे हो हैं, है ना? सर वैज्ञानिक भारत का कोई होता तुरंत याद आ जाता, जैसे विनोद गुल हुआ। ठीक, चलो अच्छा बच्चों ये क्या बात समझ गए भाई आप? बायो तथा सेवर्ट का नियम क्या आप भूल सकते हो अब? हमेशा क्या ये चीज याद रहेगी? इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ भाई इंपॉर्टेंट। प्रश्न में आएगा इस प्रकार से कि बायो तथा सेवर्ट का नियम लिखिए, 2 नंबर में आ गया। तब क्या करोगे? तो बायो तथा सेवर्ट का नियम तब इस प्रकार से लिखोगे कि चित्र बना दोगे, तो चित्र तो बना ही दोगे क्योंकि 2 नंबर का है, ज्यादा लिखना भी नहीं। तो लिखोगे बायो तथा सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक के निकट उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात किया, जिसकी वैल्यू है या जिसका मान है dB is equal to म्यू नॉट अपान में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, और ये वाला चित्र बना दोगे। लेकिन यहीं पर आ गया अगर 2 नंबर वाले प्रश्न में ही कि बायो सेवर्ट नियम की व्याख्या कीजिए, बायो सेवर्ट नियम को सत्यापित कीजिए, तब फिर आप भले ही 2 नंबर में आया लेकिन पूछ लिया लॉन्ग करके, तब फिर आपको पूरा इस प्रकार से लिखना है, इतना चित्र बना करके पूरी भाषा लिखनी होगी। लेकिन यहीं पर इसका वेटेज ये है कि हो सकता है ये 5 नंबर में भी आ जाए, लेकिन 5 नंबर में जब आएगा ना तो इसके साथ एक इसका अनुप्रयोग जुड़ा होगा जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ना है अनुप्रयोग, अभी एक लेक्चर के बाद पढ़ोगे आप अनुप्रयोग। अभी तो आप सीधे बायो सेवर्ट का नियम सीखे हो। अब बायो सेवर्ट नियम का फिर से एक बार बता दे रहे हैं, डीएल लंबाई का छोटा सा अवयव घटक था जिससे आर दूरी पर चाहे पी पर निकालो चाहे क्यू पर निकालो, आर दूरी पर ये भी होगा भाई, आर दूरी पर किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। तो इन्होंने बायो तथा सेवर्ट सर ने कहा कि चालक में जो प्रवाहित धारा है उसके मान के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, तीसरा चालक की लंबाई जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है और उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के भी अनुक्रमानुपाती होता है, और जो बीच की दूरी है चालक और उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर चुंबकीय क्षेत्र चाहिए उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सभी को मिला दिया प्यारे बच्चों, बहुत आसान था, ये आ गया। अब बात प्रश्न उठ रही होगी कि जहां म्यू नॉट अपान में 4 पाई क्या है? नियतांक है। ये बात भी लिख देंगे कि जहां म्यू नॉट अपान में 4 पाई क्या है? एक नियतांक है, एक नियतांक है भाई, क्योंकि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा एक नियतांक है म्यू नॉट अपान में 4 पाई। ये म्यू नॉट क्या है हम लोगों ने वहां पर पढ़े थे, कहां पर? पहले चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये यहां पर म्यू नॉट है निर्वात की चुंबकशीलता। जहां पर प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां म्यू नॉट क्या है? तो म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। निर्वात मतलब प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। निर्वात की क्या है? चुंबकशीलता है, बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। निर्वात की चुंबकशीलता जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, ठीक है, ये चुंबकशीलता है, निर्वात की चुंबकशीलता है। इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा के रखेंगे। इसे क्या कहते हैं? निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मान जो प्यारे बच्चों होता है ना, इसका मान जो टोटल है ना म्यू नॉट अपान में 4 पाई, इस टोटल का मान प्रयोगों द्वारा बायो तथा सेवर्ट सर ने कहा 10 की घात कितना होता है? -7। तो म्यू नॉट का मान कितना होगा? 4 पाई गुणे 10 की घात में -7, ये याद रखेंगे, 4 पाई गुणे 10 की घात में -7, क्योंकि अब म्यू नॉट के बारे में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है। यहां से क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका बनता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न जहां पर बनते हैं उसको चिन्हित कर देता हूं। अच्छा, एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न और बनता है, म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा? मतलब चुंबकशीलता का मात्रक। अब चुंबकशीलता अच्छा क्या होती क्या है? चुंबकशीलता का मतलब हुआ कि उस माध्यम के द्वारा चुंबकीय गुण का विरोध करना, है ना? माध्यम के द्वारा चुंबकशीलता का भावार्थ क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? जिस भी माध्यम में चुंबकीय गुण उत्पन्न हो रहा है तो उस माध्यम के द्वारा चुंबकीय गुण का विरोध करना, चुंबकीय गुण का विरोध करना, ठीक है। देखो मैं एक एक बात आपको समझाता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे, ठीक है। सर पाई का मान 22/7 होगा, हाँ 22/7 होगा पाई का मान, लेकिन यहाँ पर 4 पाई ही रख के हल करना है, 4 पाई रख के ही हल करना है क्योंकि आपको आंसर मिल जाया करेंगे। अच्छा म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा जल्दी से बताएंगे, म्यू नॉट का मात्रक क्या होगा? अब म्यू नॉट का मात्रक पता करने के लिए पहले आपको नोट पॉइंट में मैं इधर बच्चा पार्टी आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बता दे रहा हूँ, ठीक है। इधर मैं आपको क्या बता दे रहा हूँ? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बताने की पूरी कोशिश कर देता हूँ। इधर से आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, क्लास 10th में, बोलो 10th क्लास में चुंबकीय बल का मान पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े हो तो भाई एग्जाम तो पास ही किए हो, है ना। चुंबकीय बल का मान पढ़ा होगा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा, F बराबर आई बी एल साइन थीटा। ये क्या है? किसी धारावाही चालक में अगर आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक में लगने वाला चुंबकीय बल F बराबर आई बी एल साइन थीटा होता है। यहां से अगर आप B की वैल्यू निकालना चाहो तो B बराबर क्या होगा? I और L F के नीचे चले जाएंगे, F I L साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा तो कोण है, उसका तो कोई मात्रक होता नहीं, इसका मात्रक होगा। तो यहां से आप कह सकते हो B का मात्रक, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होगा, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक बनेगा वो बल का मात्रक क्या? न्यूटन, अपान में आई एल साइन थीटा, आई का मात्रक एम्पियर,
एम्पियर और एल का मतलब मीटर। तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक मिला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का अन्य मात्रक प्यारे बच्चों और भी होता है। एक होता है टेस्ला। क्या होता है? इसी को ये एमकेएस मात्रक हो गया, ये एसआई मात्रक टेस्ला। टेस्ला जानते हो ना, निकोला टेस्ला सर के नाम पर ये उनकी उपलब्धि पर ये चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक रखा गया टेस्ला। सीजीएस मात्रक प्यारे बच्चों होता है, सीजीएस मात्रक जो है चुंबकीय क्षेत्र का वो होता है गॉस। क्या होता है? गॉस होता है। अगर एमकेएस और सीजीएस में संबंध निकाले तो एक टेस्ला बराबर होता है 10 की घात में 4 गॉस। याद रखेंगे, ये गॉस सर और टेस्ला सर में संबंध हो गया। एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गॉस, मतलब टेस्ला बड़े हैं, गॉस छोटे। अरे भाई कोई छोटा बड़ा नहीं है, याद रखने के लिए बस बहुत बड़ी बात है कि टेस्ला सर ने करंट जो बनाई कौन सी? एसी करंट, जनरेटर से एसी करंट जो आपके घरों में आज दौड़ रही है, उसी के निर्माण करता कौन है? तो टेस्ला सर है। गॉस सर ने तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के तरीके बताए थे। गॉस का नियम जो आप लोग पढ़े थे, फाई इक्वल टू क्यू पाई में एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज को याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी हैं चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक से संबंधित। तो अगर हमें म्यू नॉट का मात्रक चाहिए, टाइम देखो हो गया है बहुत सारा, अगर म्यू नॉट का हमें मात्रक चाहिए तो जल्दी से बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। कल आप इसकी मात्रक बताएंगे और इसकी विमा बताएंगे, ठीक है? होमवर्क नहीं मिलता है ना आप लोगों को, ये मिल गया। कल आप लोग इसको जरूर सॉल्व करके लाओगे, मात्रक और विमा बताओगे। कल मैं इसके आगे म्यू नॉट से संबंधित बात करूंगा। कल आपको दोस्ती का संबंध बताऊंगा। दोस्ती का संबंध, अरे वाह सर नाम दिए हैं। हाँ भाई मैंने अच्छा इसका नाम खोजा, ठीक है? दोस्ती का संबंध, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के बीच आपको दोस्ती का संबंध बताऊंगा कि इनके बीच में क्या दोस्ती है, क्या यारी है। ये लोग जब मिल जाते हैं ना तो अपने आप में ब्रह्मांड में भूचाल आ जाता है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, निर्वात की विद्युतशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता अगर दोनों एक साथ मिल जाए ना तो शक्ति मजबूत बन जाती है। कहते हैं अगर 4 पिलर पर एक छत रखी हुई है, एक पिलर अगर खराब हो जाए ना तो वो छत कमजोर बन जाएगी। इसलिए जब 4 लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं ना तो वहां की शक्ति, वहां की ताकत बढ़ जाती है। क्यों परिवारों में कहा जाता है एक में करने में शक्ति ज्यादा है? पुराने जमाने में कहानी सुनी होगी कि लकड़ी के बंडल में अगर जो 7-8 लकड़ियां जो है वो साथ में थी, तब हम उसे तोड़ रहे थे तो नहीं तोड़ सकते, लेकिन वही लकड़ी सारी अलग अलग हो गई तो उन्हें तोड़ना आसान हो जाएगा। उसी प्रकार प्यारे बच्चों म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ये अपने आप में अलग अलग कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जब ये दोनों साथ में आए ना, ये दोनों दोस्त जब साथ में मिले ना तो इन्होंने चमत्कार कर दिया, इतिहास रच दिया। वो बताएंगे कल की क्लास में, लेकिन कल की क्लास में फिर आप सभी को जुड़ना होगा, इंपॉर्टेंट रहेगी। मिलते हैं प्यारे बच्चों कल की क्लास में। खुश रहें, मस्त रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। जय हिंद, वंदे मातरम।